वेलकम स्टूडेंट। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सिपाही की माँ। तो इसके जो लेखक हैं मोहन राकेश, उनका परिचय मैंने पिछले वीडियो में दे दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सिपाही की माँ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। इसके पात्र जो हैं वो यहाँ पे दिया हुआ, आपको इसके पात्र का नाम याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो आपको इसके पात्र का नाम याद रखना है। तो आप बुक और पेंसिल लेके रेडी रहेंगे। मैं जहाँ बोलूँगा वो लाइन व्याख्या में, ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछा जा सकता है, आप उसको अंडरलाइन करेंगे। और इस अध्याय के बाद जो एक और अध्याय है वो शायद प्रगीत और समाज है, नामवर सिंह उसके लेखक है। वो अध्याय जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मतलब 7, 8 और 9 अध्याय में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है 2016 से 2022 तक में, वो सब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूछ रहा है। तो इसकी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें, और अगर आपने देख लिया मोहन राकेश का परिचय जो मैंने दिया था उसमें, तो उससे अब आपको इस वीडियो को अब आप देख सकते हैं। तो सिपाही की माँ, जैसे बिश्नी के बारे में पूछेगा तो आपको याद आ जाना चाहिए सिपाही की माँ से है वो बिश्नी का नाम लिया गया है। तो है तो ये एकांक की, लेकिन मैं आप इसको बताऊंगा तो आपको कहानी की तरह लगेगा। तो पहले कोई भी नाटक में पर्दा उठता है तो उसके बाद वहाँ पे जो भी सीन होता है वो उसके बारे में पहले बताया जाता है। तो ये सीन है, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, आप रेडी रहेंगे। मैं आपको सीन इसका शुरू से बता रहा हूँ जहाँ से ये शुरू है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देहात के घर का आंगन अंधेरा और सीलदार। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। खस्ता हाल मतलब जो चारपाई का कुछ ही दिन बचा हुआ है टूटने को, अब मतलब बहुत यूज हो चुका है उसका, अब वो टूटने ही वाली है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के पास खड़ी है, यानी 2 चारपाई है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हंडियाँ पड़ी हैं, मिट्टी की हंडियाँ जिसमें कुछ सामान रख सकते हैं आप। सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाज़ा है जो घर के अंदर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है, मतलब ये दोनों कपड़े सूख रहे हैं। बाईं और बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। यहाँ तक मतलब आप समझ रहे हैं कि सीन के बारे में बताया जा रहा है। अब पर्दा उठने पर बिश्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देती है। अभी हमको नहीं पता बिश्नी कौन है, इतना बस पता है कि ये एक लड़की है। आप देखते हैं उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी और बाल सब सफ़ेद हो चुके हैं। चेहरे पर झुर्री और बाल सफ़ेद हो चुके हैं। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की, किसकी? बिश्नी की। तो बिश्नी की 14 बरस की लड़की, उसका क्या नाम है? मुन्नी। तो आप अंडरलाइन करेंगे इसको, मुन्नी। बिश्नी की लड़की का नाम क्या था? मुन्नी। तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे। उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। कुछ क्षण चरखे की आवाज़ और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिश्नी थोड़ा खांस लेती है। तो इसका मतलब अब यहाँ से क्लियर है कि बिश्नी एक बूढ़ी औरत है। फिर घोड़ागाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। अब मुन्नी बोलती है। मुन्नी कौन थी? बिश्नी की बेटी थी, 14 बरस का उसका उम्र था। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, 14 ईयर उसका उम्र था। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में मुन्नी बोलती है, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर लाती हूँ। तो मुन्नी बाहर चल जाती इतना बोल के। बिश्नी आँख मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतर की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। बिश्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मतलब बिश्नी आँख मूंद कर हाथ जोड़ लेती है का मतलब वो बिश्नी वो जो चिट्ठी था उसके बारे में सोच रही थी कि आखिरकार मेरे बेटे की चिट्ठी आ गई है अब, तो उसी के बारे में वो सोच रही थी। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप थोड़ा आराम से बैठ के देखेंगे और आप समझेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यपुस्तक की कहानी आप समझेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या परीक्षा में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुन्नी निराश और थकी सी लौट कर आती है। बिश्नी पूछती है उससे, वो तो उम्मीद में थी कि चिट्ठी आ गया, अब हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो बिश्नी बोलती है, क्यों रही, डाक वाली गाड़ी ही थी? तो मुन्नी बोली, हाँ डाक वाली ही गाड़ी थी। घोड़ागाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिश्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिश्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, मतलब वो चिंता में डूब जाती है, आखिरकार क्या हुआ। तो अब आगे देखते हैं। बिश्नी जो है वो ठंडी सांस लेकर बोलती है, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। मतलब गाड़ी तो आई थी चिट्ठी वाली, लेकिन उसकी चिट्ठी नहीं लेके आई थी, बाकी और दूसरे लोगों की चिट्ठी थी। मुन्नी बोलती है, आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिश्नी बोलती है, ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं। ये मुए मतलब उन लोगों की भाषा है बात करने की, जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे। अब आप समझ गए, मानक बिश्नी का पुत्र था, यानी उसका बेटा था, सन ऑफ बिश्नी। तो यहाँ पे मानक को अंडरलाइन करना है, याद रखना है आपको। और मुन्नी कौन थी? मुन्नी उसकी बेटी थी। अब मानक मुन्नी का कौन लगता? तो मानक तो मुन्नी का भाई। तो ऐसा नहीं कि 2-2 में चिट्ठी न लिखो। पहले हर 15वें रोज़ चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया, मतलब 2-2 महीने से वो चिट्ठी नहीं भेज रहा, पहले हर 15 दिन में चिट्ठी भेज देता था। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि मानक अपनी माँ को कितने दिनों में चिट्ठी भेज दिया करता था, तो आपको याद रखना 15वें रोज़, मतलब हर 15 दिन में एक बार। इस बार वो 2-2 महीने से चिट्ठी न भेज पाया है। अब है मुन्नी बोलती है,
माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, ऐसा वो अनुमान लगा रही। तो बिशनी बोलती है तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। मतलब कहने का मतलब है क्या बहुत दिन से चिट्ठी नहीं आ रही तो माँ चिंता में है कि आखिरकार चिट्ठी भेज क्यों नहीं रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसका बेटा का क्या हाल है, कहीं युद्ध में मर तो नहीं गया या फिर क्या। वो तो यही उम्मीद में है कि बेटा चिट्ठी नहीं भेज रहा, इसका कोई और कारण हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। और ये बोलती है क्या इस बार घर आएगा तब मैं उससे पूछूंगी। तो मुन्नी बोलती है पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था वे ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। ब्रह्मा एक बर्मा नाम का देश है, ये ब्रह्मा लिखा गया है, उस समय की भाषा में यही लिखा जा रहा होगा। तो ब्रह्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिलती हो। तो बिश्नी बोलती है इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दें। हरफ का मतलब होता है शब्द। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। तो ये सब थोड़ा सा जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊँगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राण को प्राण क्यों लिखा है। तो ये सब जो पूरा रूढ़ यौगिक योगरूढ़ शब्द होते हैं वो सब पुरानी तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं वो सब पुरानी हिंदी से यूज होकर नए हिंदी में उनका अर्थ बदल गया, उनके स्पेलिंग बदल गए हैं। तो वो मैं आपको व्याकरण में क्लियर कर दूंगा, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मैं प्राण बोलूँगा तो आपको लग जाएगा कि प्राण शब्द के बारे में बोल रहा है। तो नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। नदीदे हुआ मतलब उनको एक तरह का उलाफा दे रही है कि उसको तो जैसे करमजले आप बोल सकते हैं इस जगह पे, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी में थोड़ा बहुत वर्ड ऐसा आता है जिसे आपको सुन के भी हंसी आ जाएगी। तो यह बात तो सोचनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। मुन्नी बिश्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। मुन्नी बोलती है तुम फिक्र क्यों करती हो, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निशब्दता मतलब कुछ क्षण सांस ली, वो बड़े निशब्दता मतलब स्तब्ध होकर बहुत जोर से सांस ली। बिश्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी बोलती है धोती तह करते हुए बीच में रुककर, मतलब धोती समेटते हुए वो बीच में ही रुककर बोलती है ब्रह्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ। ब्रह्मा यानी बर्मा। तो बिश्नी बोलती है चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मतलब वो बूढ़ी औरत है, वो तो ऐसे ही बोलेगी ही, उसका बूढ़ी औरत का तो ऐसा ही होता है ये बोलने का ना। तो मुन्नी बोलती है चौधरी यह भी कहता है कि वहाँ गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज़ में बैठकर जहाँ वहाँ जाते हैं। तो आप देखते हैं बिश्नी यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से ब्रह्मा पानी वाले जहाज़ में बैठकर जाते हैं। मतलब मानक भी एक बार बिश्नी से बोला था कि माँ कलकत्ते से जो है ना बर्मा जाने के लिए पानी वाले जहाज़ में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुंदर में पानी वाले जहाज़ देख कर आया था। तो मुन्नी बोलती है ब्रह्मा ब्रह्मा मतलब बर्मा, बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज़ में ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज़ डूब गया हो तो बिश्नी बोलती है ऐसी काली जबान ना बोल, मुँह अच्छा ना हो तो बात तो आदमी अच्छी करे। मानक कहता था कि जहाज़ इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज़ में आ जाएं। मतलब बिश्नी जो है वो हमेशा गांव में रही औरत है, उसको तो ये कभी नहीं पता कि बर्मा नाम का कोई देश भी है या फिर बर्मा नाम की कोई जगह है और वहाँ पे वो इतना बड़ा नाव से वहाँ जाया जाता है जिसमें 4 गांव आ जाए। बस वो आश्चर्य कर सकती है इसके बारे में सुन के, वो उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर पाती है इतना बड़ा जहाज़ कैसे डूब सकता है। तो अब मुन्नी बोलती संकोच के साथ माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज़ कोई न कोई जहाज़ डूब जाता है। तो बिश्नी बोलती चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं जहाज़ डूबने का पता है। मतलब इसमें कहने का मतलब कि उसको अपने कर्म का ठिकाना नहीं है, अपना कैसा कर्म करता है, अपना क्या मतलब उसका फ्यूचर होगा वो नहीं देखता, और दूसरे के बारे में बोलता है कि जहाज़ डूब गया है। मतलब कहने का मतलब उसकी माँ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके बेटे का जहाज़ डूब गया। अब देखते हैं सच में डूबा भी है नहीं, ये तो मुन्नी बोल रही है। मुन्नी धोती तक करके अंदर चल जाती है। बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। तो आपको ये जहाँ पे मैं बोलूँगा आपको वो अंडरलाइन करना है। तो आगे देखते हैं इसमें। कुंती बोलती है बिशन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। तो कुंती कौन है, तो कुंती यहाँ है बाहर से पड़ोसिन कुंती, तो आपको अंडरलाइन यहाँ पे करना है पड़ोसिन कुंती। तो कुंती कौन थी, बिश्नी की पड़ोसिन थी। तो बिश्नी बोलती है आ कुंती, चरखा पूनी अलग हटा लेती है। कुंती उसके नज़दीक चारपाई पर आ बैठती है। कुंती बोलती है कहते हैं आजकल ब्रह्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। तो बिश्नी जो है वो बोलती है यहाँ से कौन ब्रह्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज़ घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि ये कितना विद्वान है। विद्वान मतलब विद्वान। तो ये सब तत्सम शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन लिखा गया जो आपको लगेगा स्पेलिंग गलत है, मैं व्याकरण में बता दूंगा आपको। आज यह जो जी में आए कहले सब सच है। कुंती बोलती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे। सब सहेलियां तो एक एक करके चली गईं, धन्नो भी बैसाख में चल जाएगी। बहन कौन, मुन्नी।
मुन्नी की शादी कराए आके। बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल भी नहीं मिली, सब चीज़ें जैसे विलायत चली गई हैं। तूने अभी इसके लिए कोई वर घर दे नहीं देखा? तो विष्णु बोलती है वर घर देख कर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। कुंती बोलती है पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। मतलब आप लोग समझिए कि उस समय में 14 वर्ष में ही शादी करना भी, मतलब उसमें भी लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी हो गई है। आजकल तो 24-25 साल में शादी होती है, लेकिन उस समय 14 वर्ष की उम्र में, मतलब शिक्षित लोग तो 24-25 साल में ही शादी करते हैं अपनी बेटियों का, लेकिन अभी 18 साल मिनिमम हो गया है, 18 से 21 के बीच में आप कर सकते हैं। तो ये 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी। मतलब सोचिए आप उस समय में 14 वर्ष में ही बेटी भारी लगने लगती थी। मतलब उनको, उन लोगों को क्या, समाज को भी लगता था कि इनके यहाँ इतने साल से बेटी है, शादी क्यों नहीं कर रहे हैं ये। तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, बहुत पहले की बात है। उस समय टेक्नोलॉजी भी ऐसी नहीं थी, उस समय शिक्षा का भी अभाव था। तो उस समय वैसा ही लोग का रहन सहन भी था कि 14-15 साल में या उससे पहले ही बेटियों की शादी कर दी जाती थी। मेरी धन्नों का अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, अब जल्दी से कहीं विदा करो। तो मुटियार मतलब जवान हो गई है, अब इसको विदा करो, कहने का मतलब यही हुआ। तो ये सब एक शब्द यहाँ मिलेगा, एक शब्द यहाँ मिलेगा, आपको 2-3 शब्द ऐसा मिलेगा जिससे आपको कि लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो फिर आप समझ सकते हैं, मैं उसका अर्थ आपको बताते चलूँगा। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो, मतलब लोग ही परेशान कर देते थे अगल बगल के कि लड़की से बड़ी हो गई, अब इसकी शादी करो, जबकि 13 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं हुई शादी के लिए। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है? मतलब लड़ाई का कुछ पता है, ये पूछ रही है। बिशनी बोलती है नहीं, वह 4-6 महीने में ज़रूर आ जाएगा, वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, उसे गए भी 7 महीने हो गए हैं। तो अब आगे देखते हैं। मतलब ये बोल रही है कि उसको गए भी 7 महीने हो गए, बिशनी बोल रही है, मतलब 7 महीना हो गया उसका गया हुआ। पहले 15-15 दिन में चिट्ठी भेजता था, लेकिन गया हुआ 7 महीना हुआ, जिसमें से 2 महीना हुआ है लास्ट का जिसमें वो चिट्ठी नहीं भेज रहा है। तो आपको कहानी का हर पहलू याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है। कुंती बोलती है हाँ शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिशनदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि। दीनू कुमार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है, उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ मिट्टी में सने हैं। तो एक और यहाँ पे मतलब पात्र आ गया, उसका नाम है दीनू, वो कुम्हार है, तो आपको अंडरलाइन करना है, दीनू कुम्हार। पूछा जाएगा सिपाही की माँ कहानी में दीनू कौन था, तो वो कुम्हार था, और पतला सा था। हड्डी का ढांचा का मतलब उसकी हड्डी पूरी दिखती थी, मतलब वो बहुत पतला दुबला था। ठीक, आगे देखते हैं। दीनू बोलता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। बिशनी बोलती है किस बात की हद हो गई, इतना हाफ क्यों रहा है? तो दीनू बोलता है बताने की बात नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंखों से देख। तो बिशनी बोलती कुछ बताएगा भी, बात क्या है? तो दीनू बोलता बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिशनी बोलती है क्या फिर वह चौधरी की बेवा? दीनू बोलता नहीं, उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियाँ आज कहीं से आई हैं, उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी ज़िंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। मतलब उन गाँव वालों ने मतलब इस तरह का पहनावा कभी देखा नहीं था जैसा उन दोनों लड़कियों ने पहना था। तो उन लोगों को लग रहा है कि ये बेशर्मी का मतलब कि पहनावा हुआ। तो मतलब उन लोगों को लग रहा है कि इनको शर्म नहीं है, ये ऐसा पहनावा क्यों पहने हैं। आगे देखते हैं। दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। दीनू बोलता है मुड़कर वे तेरे घर की तरफ ही आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूँ। दीनू बाहर चला जाता है। बिशनी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती हैं। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती है, बर्मी मतलब बर्मा की लड़की। वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं, दोनों के हाथों में एक एक थैला है। तो ये उनका पहनावा था जिसको देखकर वो आश्चर्य कर रहा था, ये पहनावा था। कुंती बोलती है बिशनी के कान में फुसफुसा के, ये लड़कियां क्रिस्टान हैं। क्रिस्टान मतलब जो ईसाई धर्म को मानते हैं। बिशनी उसका मतलब न समझकर प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में बोलती है क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती हैं और आप बाहर घूमती है। कुंती ऐसा मतलब अंदाज लगाती है। एक लड़की, मतलब वो दोनों जो लड़की आई उसमें से एक लड़की, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की बोलती है हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। एक लड़की बोलती है हम लोग रंगून से आ रहे हैं। रंगून एक जगह है, हजारों लोग वहाँ से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। तो कुंती बोलती है बिशनी के कान के पास, ये लड़कियां क्रिस्टान नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नज़र नहीं आते।
तो बिश्नी बोलती है लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए रहती है और बोलती है हाय री, तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नज़र आती हो। पहली लड़की जो बोलती है वो बोलती पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज़ों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज़ वहाँ गोलीबारी होती है। यानी मतलब युद्ध किन के बीच था, जापान और बर्मा के बीच था। तो ये लड़कियाँ तो बर्मा की थी, युद्ध हुआ जापान से। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया, फ़ौज को छोड़कर और कोई वहाँ नहीं रहा, मतलब सारे लोग उस मुल्क से भाग गए या देश छोड़ दिए। मुन्नी बोलती है जरा आगे आकर, माँ यह कहती है इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो ब्रह्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। आगे देखते हैं। दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है, रंगून जो है वो एक शहर है बर्मा का। बिश्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग ब्रह्मा से आई हो, मतलब ये लोग को तो आश्चर्य होगा, इसका बेटा युद्ध पे गया था। एक लड़की बोलती है हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं, वहाँ रहने वाले हज़ारों लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वो उधर भाग कर जान बचाने की कोशिश करता है, बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों से मिल जाता है उसी से। बिश्नी बोलती है बात काट कर, क्यों रही, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। एक लड़की बोलती है वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं। मुन्नी बोलती है तुम लोग ब्रह्मा से पैदल चल कर आई हो। एक लड़की बोलती है जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था, रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, हम में से एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई। मुन्नी बोलती है माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल आई है, और चौधरी कहता है कि वहाँ पानी वाले जहाज़ से जाते हैं, तो इसको तो आश्चर्य होगा, इन दो तरह की बात है, एक ही जगह पे जाने का दो रास्ता है। तो एक लड़की बोलती है जी असली रास्ता जहाज़ का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है, जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हम लोगों को जहाज़ मिलते भी नहीं, जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं, मतलब ये उसका जो चौधरी था वो ठीक बोल रहा था, जहाज़ को डुबो देते हैं। बिश्नी बोलती है सिहर कर, जब जहाज़ डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर आते जाते हैं, सरकार इतनी मूर्ख है कि फ़ौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। मतलब ये अपनी भाषा में बोल रही है कि सरकार क्या मूर्ख है, जब जानती है कि जहाज़ को फौजी लोग को डुबा दिया जाता है जहाज़ सहित, तो वो जहाज़ से क्यों भेजती है। तो एक लड़की बोलती है फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती है, मतलब जहाज़ पर ही लड़ाइयाँ होती है, उधर से जापानी जहाज़ गोले चलाते हैं, इधर से अंग्रेज़ों के जहाज़, ऊपर से हवाई जहाज़ मार करते हैं, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिश्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, मतलब चिंता में हो जाती है, वह चरखे को अपने खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहे हैं, मतलब हाथ में जान नहीं रही, हाथ में कपकपाहट आ गई, उनको डर लग रहा है कहीं मेरा बेटा का जान तो नहीं चला गया। मुन्नी बोलती है तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। एक लड़की बोलती है नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, वो जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। बिश्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, वो इतने अनजान थोड़ी हैं। दूसरी लड़की बोलती है आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। तो कुंती बोलती है यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है, पर इन लोगों को चावल चाहिए। बिश्नी बोलती है मुन्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। बिश्नी बोलती है जा अंदर से हांडिया से कटोरी भर कर चावल ले आ। मुन्नी अंदर चल जाती है। कुंती असंतोषपूर्व दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है, कुछ क्षण खामोश रहती है। बिश्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिश्नी सिर उठाकर बोलती क्यों नहीं, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है। तो एक लड़की बोलती है दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए, और ना पहुँच जाए तो कभी ना पहुँच पाए। तो आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है, पहले ये अंडरलाइन करना, ब्रह्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता, जो एक क्वेश्चन बन जाएगा, और उसके बाद महीना 20 दिन में पहुँच जाएँ और ना पहुँचे तो कभी ना पहुँच पाए, यानी कि महीना 20 दिन, आपको बस इतना ही अंडरलाइन करना है। ये इसका आंसर हो गया। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर है, फिर पता नहीं हम कहाँ दुश्मन की फ़ौज का मोर्चा हो। तो कहानी तो अभी तक में आगे भी चलेगी। आपको अगर कहानी समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के साथ बने रहें, बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाए, नहीं तो आपको कहानी से लय टूट जाएगा, फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी, हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की। सिहर का उनकी हालत देख कर दिल दहल जाता था। तो बिश्नी बोलती है विह्वल स्वर में हाय बस करो, अपने पल्ले में आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है, एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा देती है। एक लड़की, वो दोनों लड़की में से एक लड़की बोलती है अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चल जाती है। कुंती चारपाई सरकाकर बिश्नी के मोढ़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती बोलती है बिश्नी के कंधे पर हाथ रखकर, बिशन देई, बिश्नी का पूरा नाम क्या था, बिशन देई, ये भी आपको याद रखना है। बिश्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर कर दिया, यानी वो रो रही थी, उसको लग गया था कि उसका बेटा मर गया है, क्योंकि वो 2-2 महीने से चिट्ठी नहीं भेज रहा था।
कुंती बोलती है तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता है ये ब्रह्मा से आई है या कहाँ से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। मतलब कुंती को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ब्रह्मा से ही आई है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि। मुन्नी विष्णु के पास फर्श पर बैठ जाती है। मुन्नी बोलती है फिर से विष्णु के घुटने को सहलाती है, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। विष्णु आंखें पोंछती है, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। तो मुन्नी बोलती है और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। विष्णु बोलती है ठंडी सांस लेकर, क्या पता। मुन्नी बोलती है मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, भैया मतलब खुद ही आएंगे। विष्णु कुछ ना कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी सोच से जागकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। विष्णु बोलती क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती है, मतलब उसका सर उठाकर उसका चेहरा देखती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। विष्णु बोलती है तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। मुन्नी लाड़ से माँ के गले में बाहें डाल देती है, यानी माँ को पकड़ लेती है। विष्णु उसे चूमकर और साथ सटा लेती है। पर्दा गिरता है, दूसरा दृश्य, मतलब यहाँ पर नाटक का एक दृश्य पूर्णतः खत्म हो गया। अब दूसरा दृश्य, वही आंगन, समय रात का है, दोनों चारपाई आंगन में बिछी है। दाईं ओर की चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है। उस चारपाई पर ओढ़ने के लिए फटी हुई लोई रखी है, लोई चादर। दूसरी चारपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और ऊपर दोहरा सूती खेस पड़ा है। बिजली जलती हुई डिबरी लिए अंदर से आंगन में आती है। डिबरी मतलब वो नहीं होता है जैसे बोतल का जो मतलब का कपड़े का वो बना के, जिसको आप लोग घरेलू भाषा में डिबिया बोलते हैं वो। तो बिजली पास आकर बोलती तू अभी सोई नहीं। तो मुन्नी बोलती है चौंक कर, मुझे नींद नहीं आया, अभी सो जाती हूँ। लोई खींचकर अपनी टांगों पर कर लेती है। बिजनी बोलती है इतनी रात चली गई और तुझे अभी नींद नहीं आई। मुन्नी बोलती है तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। बिजनी बोलती है मेरी उम्र में तो वैसे ही नींद नहीं आई थी, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। बिजनी अपनी चारपाई पर आ बैठती है। मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निःशब्दता रहती है। मुन्नी बोलती करवट बदलकर, माँ आज तारो ससुराल से वापस आ गई है। बिजनी बोलती अच्छा। मुन्नी बोलती उसके घर वाले ने इस बार उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही है। उसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब उसके गहने देख के ये इस तरह बोलती है कि वह सबको दिखा रही है, उसके कड़े मोती की तरह चमक रहे हैं। मतलब इसके पास तो था नहीं, ये पहली बार देखी तो उस तरह वो वर्णन कर रही है। विष्णु बोलते हैं अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियाँ लाएगा, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़ कर करवट बदल लेती है। विष्णु ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आप भी खेस ओढ़ कर लेट जाती है, मतलब खुद भी, जहाँ जहाँ आप लिखल उसका मतलब खुद भी। उसके ढिबरी बुझाती है, प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाते हैं। साथ टिड्डियों की चिक चिक का शब्द सुनाई देने लगता है, जैसे शांत रात में आप लोग नहीं सोते हैं जिसमें कि थोड़ी थोड़ी टिड्डी की चिक चिक का आवाज़ सुनाई देने लगता है, जो क्रमशः काफ़ी तेज हो जाता है। बिजली करवट बदलती है, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ें आती है। बिजली चौंक कर उठ बैठती है। उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला हो जाता है। बिजली, ये नाटक है ना, तो नाटक में जिस तरह होता है उसी तरह लिखा गया है। मतलब ये नाटक का मंचन भी सच में हुआ था ये लेखक के लिखने के बाद। तो बिष्णी बोलती है मानक, इधर उधर देखकर मानक, कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में मानक, मतलब उसको लग रहा है कि मेरा बेटा आ गया या फिर मेरे बेटे को गोली लगी है। बाहर से एक आध व्यक्ति का आवाज़ सुनाई देती है, माँ। बिष्णी चरपाई से उठ पड़ती है अस्त व्यस्त भाव से, तू सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे। सुनसान में झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। बिष्णी अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है। फौजी लिबास पहने एक घायल युवक डगमगाता सच बाहर से आकर बिष्णी के पैरों के पास गिर पड़ता है। बिष्णी तड़प कर उसके पास जमीन पर बैठ जाती है। मानक उसका सिर गोदी में लेकर एक बस उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है, यानी वो मानक ही था। मानक बोलता है माँ। बिष्णी बोलती है उसका सिर हाथों में लेकर विवल स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे। मानक बोलता है मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियाँ लगी हैं और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिष्णी दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है। मतलब बिष्णी मतलब गाँव में रही है ना, तो उसको उतना पता नहीं है। बिष्णी को यही लगता है कि ये तो खुद फौज है, ये तो देश का रक्षा करता है, इसका दुश्मन कौन हो सकता है। मानक सीधा होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता। मानक वह उसे मतलब उस तरह बोल नहीं पा रहा है। उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूँ तो वो मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूँ तो वो पीछे रेंगता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बड़ा खतरनाक है। पानी,
बिश्नी तू उठ, चारपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक दूध नहीं, पानी, और यहीं वह अभी यहाँ आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वहाँ तो नहीं रहा। बिश्नी व्याकुलतापूर्वक बाहर की ओर देखती है। बिश्नी, नहीं बेटे, कोई नहीं है यहाँ, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा। मानक तो पानी मांग रहा है, वो फिर बोलता है नहीं पानी। बिश्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी होती है और अंदर चल जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बिश्नी बोलती है, ले बेटे, पानी आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके। नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता। मानक, नहीं, मेरी भूख मर गई है माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी, मतलब फिर से पानी माँ। बिश्नी गिलास लिए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है। मतलब हड़बड़ाहट में बहुत जोर से उसको प्यास लगी थी, वो तुरंत पानी पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ से स्वर सुनाई देता है। मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक कर माँ के नज़दीक हो जाता है। विष्णु उसे बाहों में समेट लेती है। मानक, यह वही है, वह देख माँ, अब वह आ गया, वह देख। अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है। साथ फिर हास्य स्वर मतलब हंसने की ध्वनि, और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिश्नी मानक को साथ सटा लेती है। आने वाला सिपाही पास आकर हंसता है। सिपाही, तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। बिश्नी सिर से पांव तक सिहर जाती है। मानक उठने के लिए जद्दोजहद करता है। मानक ये झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिलडुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। बिश्नी बोलती है उसे और साथ सटाकर आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटे, तेरी जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जीती हूँ तो तुझे कुछ कैसे हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। कुंदा मतलब बंदूक उसमें सटा देता है, बंदूक का अगला भाग। सिपाही, इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। हंसता है और बंदूक का कुंदा मानक के बहुत निकट कर देता है। बिश्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है, पर लुढ़क कर बिश्नी की गोद में गिर जाता है। बिश्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ा कर उसे घूर कर देखता है। तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है। बिश्नी बोलती, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। सिपाही, तू इसकी माँ है, उसे भी घूर कर देखता, पर तू देखने में तो इस वहशी की माँ नहीं लगती। तुझे पता है, यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं, जानवर है, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है। तो आपको इसको अंडरलाइन करना है, इस लाइन को। तुझे पता है, यह लड़ाई में वहशियों की तरह गोलियां चलाता है, इसको न जाने इसने कितनी सिपाही की जान ली, यहाँ माँ है तक, ये व्याख्या में पूछ सकता है। आगे देखते हैं। बिश्नी बोलती, मैं इसकी माँ हूँ, मेरा बेटा वहशी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, या किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखों से नहीं देख सकता। मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। सिपाही बोलते हैं, यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानव को पैर से ठोकर मारकर अब इसकी जान नहीं बच सकती। मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहाँ जाएगा तो भी मारा जाएगा, और यहाँ रहेगा तो भी। फिर मानव को ठोकर मारने लगता है, पर बिश्नी उसका पाँव पकड़ लेती है। बिश्नी, नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी भी तो माँ होगी, तू माँ के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। सिपाही हंसता है। सिपाही बोलता है, इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, यह देख। बटन खोलकर अपना लहू से तर बतर सीना दिखाता है। ये सब घाव इसी के किए हुए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता है, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ, इसे मारे बिना मैं नहीं मरूंगा। बिश्नी बोलती, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, यह किसी दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, मैंने लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याहने जोग हो गई है। जोग मतलब ब्याह करने के लायक। 6 महीने साल में हमें उसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। अगर लड़की के ब्याह की चिंता न होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते, पर इसे कभी लड़ाई पर न भेजते। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पर मैंने सोचा था कि लड़की ब्याही जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसका भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी यह हालत हो जाएगी। आज यह इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझे अपने से अलग होने देती। सिपाही बोलता है, मेरी माँ, जरा सा हंस कर, मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज़ मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिनों में मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का स्वांग बना लिया है। बेवा मतलब विधवा, बेवा का मतलब होता है विधवा, स्वांग मतलब क्या होता है, पहनावा, वैसा रहन सहन। तो वर्ड का अर्थ मैं बताते जा रहा हूँ, आप समझते चलेंगे, और अगर कोई वर्ड छूट जाएगा तो आप उसको कमेंट में पूछेंगे, मैं बता दूंगा। उसने मुझे लिखा है कि जिस तरह वो मेरे मरने की खबर सुनेगी उस दिन गले में फांसी लगाकर मर जाएगी। उसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ ही वह भी मर जाएगा। फिर से सीना खोलकर दिखाता है वो सिपाही, और तेरे लड़के ने देख मेरा क्या हाल किया है, यह अभी भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, इसकी आंखों में तुझे वहशियाना चमक दिखाई नहीं देती। तो बिश्नी बोलती है, नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती हैं, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है।
सिपाही, तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इस रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने उसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए उस पर झपटना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर तान देता है। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। बिश्नी, नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ की सौगंध है, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही बोलता, मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, यह तू यही चाहती है। बिश्नी, नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे जानती हूँ, यह तुझे कभी नहीं मारेगा। मानक विभत्स स्वर में, मैं इसे नहीं मारूंगा, रौद्र भाव से आगे बढ़ता, नहीं, मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक बोलता है ऐसा। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, जिससे वह लड़खड़ा के पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर तान देता है। मतलब वो मानक बंदूक उठा लेता है। मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं वहशी और जानवर से भी बढ़कर हूँ, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है? उठ कर मुझे ठोकर लगा। इस उसी तरह हंसता है जैसे वह सिपाही हंस रहा था, मतलब वो सिपाही को गिराकर उस तरह हंस रहा है। बिश्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिश्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी, मतलब उसके घर का ये हाल है। मानक बिश्नी को झटक कर बीच में से हटा देता है, मतलब उसका हाथ पकड़कर उसको हटा देता है। मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं। बिश्नी, नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, फिर बीच मारने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर झटक कर हटा देता है। बिश्नी चारपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है। सिपाही पार्श की ओर हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पास में जाकर विलीन हो जाती है। बिश्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है, मानक, मानक, मुझे पहले से ही पता था ये स्वप्न देख रही है। एक साथ 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराने का शब्द सुनाई देता है। सहसा खामोशी छा जाती है। बिश्नी उसी तरह चिल्लाती है, मानक, मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल कर उठ बैठती है। मुन्नी घबराए स्वर में, माँ। बिश्नी उसी तरह, मानक। मुन्नी जल्दी से उठकर डिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से फिर पीला हो जाता है। मुन्नी बिश्नी की चारपाई पर जा बैठती है। मुन्नी, क्या बात है माँ? बिश्नी आंखों से हाथ रखकर चुंधियाई सी नज़रों से चारों ओर देखती है, मतलब जो पहली बार जैसे उठते हैं ना सुबह सुबह, जो आँख बार बार अप डाउन होता है, खुलता नहीं ठीक से, उस तरह की नज़रों से। तो बिश्नी कुछ खोजती सी, मानक। मुन्नी, तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो माँ, मैंने तुमसे कहा था अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तो ये जो सारा वृत्तांत था यहाँ से यहाँ तक, ये स्वप्न था। तो स्वप्न था तो ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब स्वप्न था भी तो भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बोलती है, बिश्नी बोलती जैसे आत्मगत चिट्ठी आएगी और वह आप, मतलब वह खुद नहीं आएगा। मुन्नी बोलती, थोड़े दिनों में भैया आप भी आएंगे, तुम आप ही कहती थी कि वह जल्दी आएंगे, जहाँ जहाँ आप हो रहा वहाँ मतलब खुद मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। बिश्नी बोलती, कड़े और चूड़ियाँ? ओ मुन्नी। उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है। मुन्नी बोलती है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना माँ? बिश्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। बिश्नी बोलती है, हाँ बेटी, तेरे कड़े सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी बोलती है, सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ? तो बिश्नी बोलती है, हाँ बेटी, सुच्चे मोतियों के होंगे, मतलब प्योर मोती का होना चाहिए। उसका माथा चुमकर उसे अलग हटा लेती है। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चल जाती है। बिश्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। उसकी डिबरी बुझाते ही गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिश्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, मतलब हल्का हल्का वो धीमा स्वर में कुछ कुछ बोल रही है। ताती व न लगाई, पार ब्रह्म सहाई, राखन हारे राखिया, प्रभु व्याधि मिटाई। तो पर्दा गिरता है, उसके बाद ये एकांकी खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी एकांकी थी, आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो। तो इसमें हुआ यही कि उसका मानक जो था, बेटा जो था, वो युद्ध पे गया हुआ था बर्मा की तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे मतलब समझिए, अगर आप सारांश सुनना चाहें तो मैं आपको इसका सारांश भी बता दूंगा कि बिश्नी और मुन्नी और जितनी भी कुंती सब, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो पहले तो उसका बेटा 15-15 दिन पे, 7 महीने पहले गया था, तो 15-15 दिन पे चिट्ठी भेज दिया करता था। फिर कुछ 2 महीनों से वो चिट्ठी नहीं भेजा था, तो इससे बिश्नी को चिंता लगी हुई थी और उसकी पड़ोसन भी उससे आके बोल रही थी कि नहीं, तुम धैर्य रखो, मानक मानक आएगा। और उसका जो पड़ोसी था वो बोलता था, क्या जहाज को पानी में ही डुबो दिया जाता है, सैनिक उसको रास्ते में ही मार देते हैं, इस तरह का बात वो बोलता था। तो ये सोचती थी कि वो गलत बोल रहा है, क्योंकि बिश्नी तो गांव की औरत थी, उसको उतना पता नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता द्वितीय विश्व युद्ध में वो बर्मा की तरफ से लड़ रहा था और वो लड़ाई कितनी भयंकर हो सकती है, उसको ये भी पता नहीं था। तो उस तरह से फिर बाद में वो सपना देखती है क्या कि मानक किसी सिपाही से लड़ते हुए जख्मी होकर वहाँ आता है उसके पास और गिर पड़ता है। और उसके बाद सिपाही और मानक में बहुत देर तक बहस चलती है, फिर मानक सिपाही को ही गोली से उड़ा देता है और बिश्नी उठ कर बैठ जाती है। उसकी बेटी उसको उठाती है आके कि माँ, तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो? मतलब वो सोचती है क्या कि ये रोज़ सपना ही देखती है, और वो सिर्फ सपना ही देखती है। असलियत तो यही कि उसका बेटा कब का युद्ध में मारा जा चुका है।
तो ये कहानी की तरह लगी, आपको भी लगी कहानी की तरह। तो हम इसका प्रश्न आंसर देख लेते हैं। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वो डाकिए की राह क्यों देखती है? तो अगर आप ध्यान से वीडियो सुनेंगे तो आपको पता है बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। वो डाकिए की राह क्यों देखती है? डाकिए की राह इसलिए देखती क्योंकि उसका जो मुन्नी का भाई था यानी बिस्नी का जो बेटा था, वो हर महीने मतलब 15-15 दिन पे चिट्ठी भेज दिया करता था। इधर 2 महीने से नहीं भेज रहा है, इसलिए वो उसकी राह देख रही कि उसकी चिट्ठी कब आएगी। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि वो बर्मा की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए जा रहा था। और भेजती क्यों है? भेजती इसलिए क्योंकि उसकी जो बेटी थी मुन्नी, उसका भी तो शादी करना था। उसको युद्ध में भेजने से तो वो युद्ध में रहेगा तो उसको कुछ पैसे मिलते रहेंगे और वो पैसे से वो अपनी बहन का हाथ पीला कर सकता है, मतलब उसकी बहन का शादी कर सकता है वो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर यही, आप बुक से भी खोज के लिख सकते हैं। मैं पीडीएफ में दे दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्वप्रसंग व्याख्या करें। यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, वर घर देख कर ही क्या करना है, कुंती मानक आए तो कुछ हो भी, ये सब है व्याख्या करने वाला। तो आप ये सब कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको समझ में नहीं है तो मैंने सारांश भी बता दिया लास्ट में, आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अंक की लगी। अब हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, वो है प्रगीत और समाज। वो थोड़ा सा सामाजिक स्तर पे है, तो उसके लेखक का नाम सिंह। अगली वीडियो यही आएगी। तो आपको अगर कहीं पर भी कोई शब्द भारी लगा तो यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको एक बार में पूरा देखिए आप। और आप इससे आपको कहानी हो, निबंध हो, कुछ भी आपको समझ में अच्छे से आएगा। और जो समझ में नहीं आए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं हूँ ही। ठीक, तो फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद।